दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट्स को और पढ़ाई के सफर को आसान बनाना पड़ता है। आसान है नहीं, आसान बनाना पड़ता है। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। दिल का दिल से रिश्ता बन पाए, इसके लिए शिद्दत के साथ पढ़ाई तो करनी पड़ती है। उम्मीद है आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इस प्यारे से सफर में पूरा साथ निभाया होगा और अभी तक सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हुए आप आगे चले होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन पाएगी। नहीं है तो कुछ वक्त के बाद ये एलिमेंट्स की दुनिया आपके लिए अजीब हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं की है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए ये सफर आरामदायक तभी हो सकता है जब आपने टाइम पर रिवाइज किया है, ज्यादा बार रिवाइज किया है। केवल लेक्चर देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, बार बार रिवाइज भी करना होगा और अच्छे नोट्स बनाने होंगे। जिनके नोट्स अच्छे होंगे उनका रिवाइज करने का मन करेगा, है ना। ज्यादा बार रिवाइज वो कर पाएंगे और ज्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे तो दिल का दिल से रिश्ता बन पाएगा। ठीक है, तो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस प्यारे से लेक्चर में हमें सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप को जानना है। डायगोनल रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप है ये? डायगोनल रिलेशनशिप की बात की जाए, कुछ ऐसा मिलता है, डायगोनली मूव करने पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती है। ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स के केस में देखने को मिलता है? ग्रुप 1 के मेंबर्स की बात की जाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। ग्रुप 2 के मेंबर्स की बात की जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और ग्रुप 13 के मेंबर्स की बात की जाए, बोरोन, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से हमें ग्रुप 13 के मेंबर्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप 1 का मेंबर लिथियम है, ये डायगोनली प्लेस्ड मैग्नीशियम के साथ रिजेंबल होता है। ये ग्रुप 2 का मेंबर बेरिलियम है, ये डायगोनली प्लेस्ड एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल होता है। इसी रिजेंबलेंस को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती है। जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलती है डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स के केस में, इसी का नाम डायगोनल रिलेशनशिप है। इसी चीज को बोला जाता है प्यारे दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप। और ये डायगोनल रिलेशनशिप इस वजह से मिलती है, इनके साइज सिमिलर मिलते हैं। इनके साइज सिमिलर मिलते हैं, आयनिक रेडियाई सिमिलर मिलते हैं। और ये यार सिमिलर एक्सटेंट में ही एनायन को पोलराइज कर पाएंगे। जब ये आयनिक फॉर्म में होंगे तो सिमिलर एक्सटेंट में एनायन को पोलराइज कर पाएंगे। मतलब बॉन्डिंग पैटर्न है इनका, ये भी सिमिलर देखने को मिलता है। तो यार आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में सबसे पहले तो रिजेंबलेंस ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम को जान रहे होंगे। बेरिलियम किस प्रकार से एल्यूमिनियम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, फिर हम लिथियम किस प्रकार से मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, इसकी बात कर रहे होंगे। पहले तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे। अनलाइक मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2, बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। इनके जो कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट मिलते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कंपाउंड। बेरिलियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से कोवलेंट मिलते हैं। बाकी मेंबर्स के केस में पोलराइजिंग पावर जब आयनिक स्टेट में है तो ज्यादा नहीं मिलेगी, साइज बड़ा मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में पोलराइजिंग पावर कम होगी तो उनके कंपाउंड यार कोवलेंट नहीं बल्कि आयनिक मिल रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है, एल्यूमिनियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होंगे ये कोवलेंट होंगे। ग्रुप 2 के जो अदर मेंबर्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनके कंपाउंड्स आयनिक होंगे। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम दैट इज BeOH twice and hydroxide of aluminium AlOH thrice are amphoteric in nature। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। वहीं बात की जाए whereas those of other elements of group 2, hydroxides of other elements of group 2 are basic,
ये केवल एसिड के साथ रिएक्ट होंगे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। ग्रुप 2 के और जो मेंबर्स हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये हाइड्रोक्साइड बेसिक बनाते हैं। MgOH ट्वाइस बेसिक होगा, SrOH ट्वाइस बेसिक होगा, BaOH ट्वाइस बेसिक होगा। ये केवल एसिड के साथ रिएक्ट होंगे। तो है ना यहां पर डिफरेंट बिहेवियर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का ग्रुप 2 के बाकी मेंबर्स के हाइड्रोक्साइड से, और ये बिहेवियर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बिहेवियर से मैच हो रहा है। रिजेंबलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसको क्या डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाँ ऑक्साइड के केस में भी ऐसा ही मिलता है, ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक मिलते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। ऑल्सो ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। BeO एंड Al2O3 ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होंगे, और ये हाई मेल्टिंग इनसोल्यूबल सॉलिड भी हैं। हाँ, इनके जो ऑक्साइड हैं ये पानी में इनसोल्यूबल होंगे। ग्रुप 2 के मेंबर्स के जो ऑक्साइड हैं, जो बाकी ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, उनके ऑक्साइड पानी में इससे ज्यादा सोल्यूबल होंगे। और सोल्युबिलिटी ऑक्साइड्स की डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, सोल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसके बारे में हमने यार ऑलरेडी काफी बातचीत पिछले लेक्चर्स में कर ली है। चलिए, बहुत बढ़िया है। एम्फोटेरिक हैं, पानी में इनसोल्यूबल हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। BCl2 एंड AlCl3 हैव ब्रिज क्लोराइड पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। BCl2 पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता, वहीं AlCl3 डाइमर बना सकता है। ये स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार से अंडरस्टैंड करने हैं? देखिए, हमारे पास काफी सारी BCl2 यूनिट हैं। ध्यान से देखना होगा क्या, हमारे पास काफी सारी BCl2 यूनिट्स हैं, ये आपस में कंबाइन होना चाहेंगी और शानदार अंदाज में यार पॉलीमर मिल जाएगा। बेरिलियम ने फिलहाल 2s 2p ऑर्बिटल यूटिलाइज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, और 2p के कोरस्पॉन्डिंग यार 2 और p ऑर्बिटल होंगे, 2py 2pz। हाँ, 2px के अलावा 2py 2pz भी होंगे जो कि वेकेंट है। मान लेते हैं 2px बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज हो गया है, 2 वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे। हर बेरिलियम के पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे। ठीक है, नोट कर लिया हमने। इसके बाद देखिए बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा। ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके सराउंडिंग में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको सारे कहानी खुद क्लियर हो जाएगी। इसके सराउंडिंग में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में देखिए इधर इधर कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, ये सभी बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिलहाल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, इस BCl2 का क्लोरीन इस BCl2 के बेरिलियम के साथ वन साइडेड, देखना वन साइडेड शेयरिंग करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा, और इससे ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। देखना, इससे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर मैनर में इस BCl2 का जो क्लोरीन है इस बेरिलियम के साथ, हाँ बगल में जो बेरिलियम, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक है, वन साइडेड शेयरिंग करना चाहेगा, ब्रिज कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ब्रिज कंप्लीट हो गया है। यहां देखिए, यहां भी ब्रिज कंप्लीट हो गया, मतलब ये होगी ब्रिज बॉन्डिंग। ये क्या होगी? ब्रिज बॉन्डिंग। और इस ब्रिज बॉन्ड की खास बात है, इसमें 3 तो सेंटर है, 1 2 3 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं। तो ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड आपने पहले भी देख रखा है BeH2 के केस में, लेकिन वहां देखना ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी इंटरेक्शन में, इसके साथ भी इंटरेक्शन में। इस प्रकार की आपने पहले ब्रिज बॉन्डिंग देख रखी है BeH2 के केस में। वहां जो आपने ब्रिज बॉन्ड देखा था वहां सेंटर तो 3 थे, हां सेंटर तो 3 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही थे। ठीक है ना, इन ब्रिज बॉन्ड में डिफरेंस है। ये वाला ब्रिज बॉन्ड इस ब्रिज बॉन्ड से कैसे अलग है? देखिए, यहां 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड मिल रहे थे, और यहां जो ब्रिज बॉन्ड बना है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बना है।
ऐसे और यूनिट्स होंगी, ये कनेक्ट हो पाएगा। यहाँ देखिए सिमिलर मैनर में यहाँ भी ब्रिज बॉन्डिंग हो पाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ कोई यूनिट होगी तो उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमें पॉलीमरिक फॉर्म में BeCl2 मिल जाएगा, मतलब BeCl2n मिल जाएगा। ये BeCl2n का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से AlCl3 यार ब्रिज बॉन्डिंग कर रहा होगा। ये देखिए एक AlCl3 है, ये दूसरा AlCl3 है, ये भी ब्रिज बॉन्डिंग कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम, यहां भी देखिए एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लोरीन वन साइडेड शेयरिंग कर रहा होगा, यहां देखिए क्लोरीन वन साइडेड शेयरिंग कर रहा होगा। इसके डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए वन साइडेड शेयरिंग कर रहा होगा। ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट नहीं था, ये देखना ब्रिज बॉन्ड बन गया। इसमें और इसमें डिफरेंस ये डाइमर बना रहा है और ये पॉलीमर बना रहा है। इसमें काफी सारी यूनिट्स अटैच हो पाए हैं, इसने पॉलीमर बनाया है। यहां 2 AlCl3 अटैच हुए हैं, इसने डाइमर बनाया है। मतलब ये Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा और हम बोल सकते हैं AlCl3 दो आपस में अटैच हुए हैं और ब्रिज बॉन्डिंग मिल रही है। यहां भी 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलते हैं। ऐसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? ऐसे 2 हैं। एक ब्रिज यहां बना है और यहां भी देखिए, हाँ यहां भी ब्रिज बॉन्ड मिल रहा है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 हैं। और ये वाले जो बॉन्ड है ना यार, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये वाले जो बॉन्ड है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इस प्रकार से हमने यार इनके हैलाइड्स के स्ट्रक्चर को जान लिया है। BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, AlCl3 किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसकी हमने बात कर ली। क्या इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं? हाँ, बनाना बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं। ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये देखिए किस आकार का होगा, इसको आप बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं। बनाना जैसी इसकी शक्ल आपको लग रही होगी, देखिए हाँ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो बनाना जैसी शक्ल आपको नजर आ जाएगी, तो इसको बनाना बॉन्ड भी बोला जा सकता है। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। द सोल्ट्स ऑफ बेरिलियम एज वेल एज एल्यूमिनियम आर एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड। बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, हाई पोलराइजिंग पावर होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलती है। इनकी ज्यादा हाइड्रेशन की वजह से ये एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। एक्सटेंसिवली क्या हो जाएंगे? हाइड्रोलाइज हो जाएंगे इनके सोल्ट। कार्बाइड्स की बात करें, बेरिलियम का कार्बाइड, एल्यूमिनियम का कार्बाइड जब पानी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, कार्बाइड्स ऑफ बोथ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर लिबरेटिंग मीथेन गैस। पानी के साथ रिएक्ट करेंगे दोनों के कार्बाइड्स तो मीथेन गैस इवोल्व हो रही होगी। देखना बेरिलियम कार्बाइड में बेरिलियम 2+ है और कार्बन 4- है। सिमिलर है एल्यूमिनियम कार्बाइड के केस में, एल्यूमिनियम 3+ है और कार्बन 4- है। इस प्रकार से इनकी वैलेंसी के क्रॉस ओवर के बाद और यहां से 2 को कॉमन निकालने के बाद B2C मिलता है। और यहां देखना एल्यूमिनियम 4 और कार्बन 3, ये वाला कार्बाइड मिलता है। पानी डालेंगे तो C4- में पानी अगर आप डाल रहे होंगे तो पानी से H+ आयंस C4- के साथ कंबाइन होकर कौन सी गैस इवोल्व होगी? हाँ, दोनों के कार्बाइड शानदार अंदाज में देखना मीथेन गैस इवोल्व कर रहे होंगे। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, बोथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होंगे। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक and dissolve in sodium hydroxide as well as hydrochloric acid। दोनों के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर इनसोल्युबल होंगे पहली बात, लेकिन बेस और एसिड में सोल्युबल होंगे। देखिए अगर आप B2O3 की बात करें, HCl के साथ रिएक्ट होगा, बिल्कुल होगा। NaOH के साथ रिएक्ट होगा, बिल्कुल रिएक्ट होगा। अगर आप बात करें BeOH twice की, पानी में इनसोल्युबल, HCl के साथ रिएक्ट होगा, NaOH के साथ रिएक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलर मैनर में Al2O3 के केस में भी देखने को मिलता है। Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट होगा, हाँ रिएक्ट होगा। NaOH के साथ रिएक्ट होगा, हाँ रिएक्ट होगा। AlOH थ्राइस सिमिलर मैनर में रिएक्ट होगा। HCl के साथ होगा, बिल्कुल होगा। NaOH के साथ रिएक्ट होगा, हाँ बिल्कुल रिएक्ट होगा। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है?
BeO प्लस HCl, BCl2 बनता है, H2 बनता है। BeO प्लस NaOH, ये हमने यार काफी पहले ही जान लिया है। NaOH की प्रॉपर्टीज में हमने इस बात को जान लिया है। NaOH रिएक्ट होगा तो Na2BeO2 बनेगा, सोडियम बेराइलेट बनेगा, याद है ना आपको। और साथ में H2 बन रहा होगा, सोडियम बेराइलेट प्लस H2। Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 बनेगा, पानी बनेगा। जब NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो Al2O3 प्लस NaOH देखना क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, पानी बनेगा। ठीक है, इसको हमने काफी पहले ही जान लिया है, याद होगा। NaOH की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये सारी रिएक्शन, सारे कंपाउंड को जान लिया है। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे देखिए, रिएक्शन विद एसिड, एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडली अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। जी हाँ, इनके सरफेस पर इनके ऑक्साइड की लेयर मिलती है। बेरिलियम के सरफेस पर इनसोल्यूबल लेयर ऑफ BeO मिलती है, तो जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं होंगे, है ना, होले होले धीरे धीरे रिएक्ट होंगे। एल्यूमिनियम के सरफेस पर Al2O3 की लेयर मिलती है। ये लेयर एल्यूमिनियम को रिएक्ट होने से बचाती है, इसलिए स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होगी, जैसे ये लेयर डिसोल्व हो पाएगी उसके बाद रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से हमने यार बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबल होता है, इस रिजेंबलेंस को जान लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लिथियम मैग्नीशियम के साथ कैसे रिजेंबल होगा इसको जान रहे होंगे। लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये जो सिमिलैरिटी मिलती है लिथियम और मैग्नीशियम की, ये इनके साइज आसपास मिलने की वजह से मिलती है। सिमिलर साइज आप देख सकते हैं, इनके रेडियाई, लिथियम और मैग्नीशियम के रेडियाई कितने पास हैं, और आयनिक रेडियाई भी पास है। हाँ, आयनिक रेडियाई भी पास है। इस वजह से इनकी रेडियाई पास मिलने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती हैं। हार्डनेस की हम बात कर लें, लिथियम और मैग्नीशियम जो हैं ये मच हार्डर है अदर मेंबर से, दूसरे मेंबर से लिथियम मैग्नीशियम ज्यादा हार्ड मिलते हैं। डेंसिटी की बात कर लें, लिथियम मैग्नीशियम की डेंसिटी कम मिलती है, बाकी मेंबर्स की डेंसिटी इनसे यार ज्यादा मिलती है। डेंसिटी के अप्रोक्सीमेट आइडिया की हमने यहां पर बात की है कि डेंसिटी लिथियम और मैग्नीशियम की कम मिलती है, बाकी मेंबर्स की ज्यादा मिलती है। रिएक्शन विद वाटर, दोनों के दोनों पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। बोथ रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, धीरे धीरे होले होले रिएक्ट करेंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, इनकी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड लेस सोल्यूबल है पानी में, और सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। दोनों ही केसेस में सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में कम सोल्यूबल है। रिएक्शन विद N2 के साथ दोनों ही रिएक्ट होंगे। लिथियम रिएक्ट होकर लिथियम नाइट्राइड ऑफ द टाइप Li3n बनाएगा, और मैग्नीशियम रिएक्ट होकर Mg3n2 बनाएगा। लिथियम के अलावा जो अदर मेंबर्स हैं ग्रुप 1 के, ये आप जानते हैं नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे। देखिए, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाने पर लिथियम प्लस N3- क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाने पर मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg2 + N3-, देख लो क्या बनाएगा, Mg3n2 बनाएगा। ग्रुप 1 के बाकी मेंबर जो लिथियम के अलावा सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम है, ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे। ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात की जाए, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों O2 के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड ही बनाते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम can react with O2 to form their corresponding oxides, है ना, corresponding oxide बनेंगे। They do not combine with excess amount of oxygen to form peroxide और superoxide। ये और ज्यादा O2 के साथ रिएक्ट नहीं होंगे ताकि peroxide और superoxide बन जाए। इनका peroxide superoxide नहीं बनता, इनके ऑक्साइड ही बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कार्बोनेट्स की बात करें, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग, दोनों के कार्बोनेट गर्म करने पर टूट भी रहे होंगे। जैसे Li2CO3 को आप हीट कर दो, Li2O + CO2 बनेगा। इसके अलावा MgCO3 है, इसको आप हीट कर दो तो MgO + CO2 बनेगा, ये तुम जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बाइकार्बोनेट है, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट,
आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कहां मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में डज नॉट एग्जिस्ट, बताया जा चुका है। लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर्स हैं ये भी बाइकार्बोनेट नहीं बनाते सॉलिड स्टेट में, स्टेबल ही नहीं होगा, बनाएंगे कहां से? ना लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिलता, ना ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिलता है। सोलिबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन इथेनॉल, दोनों के हैलाइड LiCl MgCl2 आर सोल्यूबल। इथेनॉल में, एल्कोहल में दोनों के हैलाइड सोल्यूबल होंगे, लिख लो ये बात। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, इनके आयंस की ज्यादा हाइड्रेशन होती है जिस वजह से इनके हैलाइड्स हाइड्रेटेड होंगे। क्या होंगे? इनके हैलाइड्स हाइड्रेटेड होंगे। और LiCl एंड MgCl2 के इस नेचर को क्या बोलेंगे? डेलिक्वेसेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्या है ये डेलिक्वेसेंट है। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? अरे डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है, इनको ऐसे रख देंगे तो एयर से मॉइस्चर खींच लेंगे, है ना, मॉइस्चर एयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे। डेलिक्वेसेंट का मतलब ये होता है। और ऐसा लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ की हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट हो पाएंगे, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिस वजह से एयर से मॉइस्चर को खींच लेंगे तो इस नेचर को डेलिक्वेसेंट नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट नेचर बोलते हैं। और इस वजह से ये हाइड्रेटेड मिलते हैं। LiCl की फॉर्म में मिलता है और MgCl2 किस फॉर्म में मिलता है? MgCl2.6H2 की फॉर्म में मिलता है। दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या मिलती है? लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+ की ज्यादा मिलती है। पोलराइजिंग पावर तो है ही ज्यादा, देख लो यहां से पता चलता है पोलराइजिंग पावर का। चार्ज डेंसिटी से साइज इनका छोटा मिलता है और चार्ज आपको दिख ही रहा है +1 +2, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलती है। तो इसके बाद हम जान रहे होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इंपोर्टेंट कंपाउंड्स को। ठीक है, हमारे सिलेबस में जैसे एल्कली मेटल्स के इंपोर्टेंट कंपाउंड्स है, वैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो स्लेक्ड लाइम को हम सबसे पहले जानेंगे। ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर है जो स्लेक्ड लाइम है, CaOH2, सब जानते होंगे इसको, CaOH2। क्या है ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर है। पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है पानी में, हाईली सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है पानी में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, CaOH2 से CO2 गैस को पास करेंगे, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देख लो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। स्लेक्ड लाइम से CaOH2 से अगर CO2 गैस को कर दिया जाए पास तो क्या होगा? इससे अगर हम CO2 गैस को कर दें पास तो क्या होगा? देखिए ये जो गैस है ये एसिडिक है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिडिक है। और CaOH2 ये बेसिक है, ये बेसिक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में H2 बनेगा। इसकी वजह से व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, गाढ़ापन आ जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, ये इनसोल्युबल होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कलर दूधिया हो जाएगा, है ना, व्हाइट हो जाएगा। फिर अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास कर दें तो जो व्हाइट टर्बिडिटी आई है, जो गाढ़ापन आया है, ये खत्म होने लग जाएगा। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ज्यादा CO2 गैस पास करने पर जो CaCO3 बना है पानी में, इसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करने पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में तब्दील होना स्टार्ट कर जाएंगे। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में तब्दील होना स्टार्ट कर जाएंगे तो ऐसे केस में CaHCO3 ट्वाइस बन रहा होगा। हाँ, बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस है कैल्शियम 2+ के साथ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये बनेगा, ये सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है। तो इस प्रकार से व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है,
ये एक्सेस ऑफ CO2 पास करने पर डिजोल्व हो गया है। सॉल्यूशन जो होगा ये कलरलेस होगा और एकदम से ट्रांसपेरेंट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में तब्दील हुए हैं। ऐसा मैजिक इस वजह से हो पाया है। इसको लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट को लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। ये CO2 के लिए टेस्ट है। किसके लिए टेस्ट है? CO2 के लिए टेस्ट है। अगर ये चेक करना हो CaOH ट्वाइस है कि नहीं है, तो फिर ये CaOH ट्वाइस के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है CO2 गैस पास करते हुए। लेबोरेटरी में CO2 को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है मानो कि स्लेक्ड लाइम बना हो, तो उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए CO2 गैस पास करके तो CaOH ट्वाइस की प्रेजेंस भी चेक की जा सकती है। मतलब इन दोनों में से किसी को भी डिटेक्ट किया जा सकता है इस वाइट टर्बिडिटी से। और ये कंफर्मेशन मिल जाएगी जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास कर देंगे, जब ये वाइट टर्बिडिटी डिजोल्व हो रही होगी और जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये डिजोल्व हो रहा होगा, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन रहा होगा। अब हम बात करेंगे CaOH ट्वाइस की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम लाइमस्टोन भी है। इसको अगर यार हाई टेम्परेचर पर 1000 से 1200 केल्विन टेम्परेचर पर, 1200-1300 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट कर दिया जाए तो ये जो लाइमस्टोन है ये टूट जाएगा। CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। लाइमस्टोन टूट जाएगा, CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। क्या बन जाएगा? क्विक लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्विक लाइम बन जाएगा। और क्विक लाइम में पानी डाल दोगे, क्विक लाइम में पानी डाल दोगे तो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। आप जानते हैं O2 माइनस में ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो पानी के H+ आयन के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना देगा? यहां से पीछे OH माइनस आयन्स रह जाएंगे, H+ तो यार इसके साथ कंबाइन हो गए, और यहां से देखिए OH माइनस बन रहे होंगे। तो ओवरऑल सॉल्यूशन में कैसे आयन्स मिल जाएंगे? OH माइनस आयन्स मिल जाएंगे। तो स्लेक्ड लाइम बन रहा होगा Ca2+ OH माइनस, इनको कंबाइन करने से देखना ये हमें स्लेक्ड लाइम मिल रहा होगा। स्लेक्ड लाइम पानी के अंदर सस्पेंशन बनाएगा। स्लेक्ड लाइम पानी के अंदर क्या बनाएगा? सस्पेंशन बनाएगा। और ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या बनाएगा? सस्पेंशन बनाएगा। और इस सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर कर लें, इस सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर कर लें तो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंप्योरिटीज को अलग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इस सस्पेंशन को हम अलग ना करें, अगर इसको फिल्टर ना करें, तो ऐसे केस में जो सस्पेंशन होता है इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो सस्पेंशन मिलता है CaOH ट्वाइस को पानी में डालने पर जो सस्पेंशन मिलता है, जहां पार्टिकल साइज ज्यादा रहता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको फिल्टर कर लें, इंप्योरिटीज को अलग कर दें, बड़े बड़े पीसीज को अलग कर दें, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो इसको फिल्टर करें या फिल्टर ना करें। फिल्टर कर लें तो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, बड़े बड़े पीसीज अलग हो जाएंगे, इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, तो इसको लाइम वाटर बोला जाएगा। स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन को बोलते हैं लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और अगर इसको सस्पेंशन की फॉर्म में रखें तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम का जो सस्पेंशन है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? लेकिन फिल्टर कर लिया जाए, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा इसको हम क्या बोल देंगे? फिल्टर करने के बाद जो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा इसको बोल देंगे लाइम वाटर। क्या बोल देंगे? लाइम वाटर। कहानी क्लियर है? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे इसमें Cl2 गैस डाल देंगे तो क्या होगा? CaOH ट्वाइस में अगर Cl2 गैस डाल देंगे तो क्या होगा? ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस मिल रहा होगा। सोचिए क्या बनेगा। इस केस में आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, CaCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा और CaOCl ट्वाइस बनेगा, CaOCl ट्वाइस बनेगा प्लस H2 बनेगा। अब आप सोचेंगे सर आपने इतना जल्दी कैसे आइडिया लगा लिया? मैं जानता हूं NaOH की केमिकल प्रॉपर्टी, NaOH के साथ Cl2 रिएक्ट हो तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, हिंट मुझे यहां से मिल पाया, यहां NaCl बना था, NaOCl बना था, याद आया आपको?
अरे याद आया आपको, जब ये कोल्ड एंड डाइल्यूट था तो ये बना था, नहीं याद आया आपको? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये कहां पढ़ा है मैंने? ग्रुप 1 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जहां NaOH के बारे में बताया, वहां मैंने आपको पढ़ाया है जब NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तो ये काम होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट हो ये काम होगा। Cl माइनस आइंस मिलेंगे, OCl माइनस आइंस मिलेंगे। अगर ऐसा है Cl माइनस आइंस मिलेंगे तो कैल्शियम 2 के साथ Cl माइनस आइंस CaCl2 बना रहे होंगे, कैल्शियम 2 प्लस के साथ OCl माइनस आइंस क्या बना रहे होंगे? CaOCl ट्वाइस बना रहे होंगे। और ये फेमस जो कंपाउंड बना है, ये जो मिक्सचर मिलता है यहां से, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ना ही अकेला CaCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर ना ही अकेला CaOCl ट्वाइस है, ब्लीचिंग पाउडर तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनफैक्ट ब्लीचिंग पाउडर में पानी भी मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर की एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या होगी ये हमें 12th क्लास में स्टडी करनी है, फिलहाल आप टेंशन मत लो, दिमाग पर फालतू जोर मत डालो। इसके अलावा एक ये वाली रिएक्शन तो आपने देख ली है CaOH ट्वाइस की, एक ये वाली रिएक्शन भी देख लो। जिस प्रकार से CO2 गैस CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट होती है, सिमिलर मैनर में SO2 गैस भी रिएक्ट हो रही होगी, सिमिलर मैनर में SO2 गैस भी रिएक्ट हो रही होगी। जैसे CO2 एसिडिक होती है, ये एसिडिक है, ठीक है। जैसे CO2 पास करने पर सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा, वैसे ही SO2 पास करने पर भी सॉल्यूशन CaSO3 बनने की वजह से मिल्की हो जाएगा। कहानी क्लियर है? और एक्सेस अमाउंट पास कर दें CO2 का, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। सिमिलर मैनर में एक्सेस अमाउंट SO2 का पास कर दें, SO2 एक्सेस में पास कर दी जाए तो CaHSO3 ट्वाइस मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। फिर काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, फिर सर इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? अरे और भी तो टेस्ट हैं, उनसे कर लेंगे। कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो SO2 दे पाएगी, CO2 नहीं दे पाएगी, ऐसे भी तो टेस्ट होंगे, तो वहां से हम कंफर्म कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ SO2 गैस हो, क्योंकि सिमिलर काम SO2 ने भी करके दिखा दिया है। तो फिर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए SO2 है या CO2 है, K2Cr27 को इस्तेमाल में लाया जाता है। किसको इस्तेमाल में लाया जाता है? K2Cr27 को इस्तेमाल में लाया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए। ऐसे हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब होंगी, दोनों में K2Cr27 होगा, दोनों में K2Cr2O7 होगा, दोनों में K2Cr27 होगा। जब गैस पास की जाए इसमें से और कुछ भी ना हो, गैस पास की जाए कुछ भी ना हो, नो चेंज, तो ऐसे केस में हम कंफर्म हो जाएंगे गैस इज CO2, गैस इज CO2। जब गैस पास की जाए इसमें से, जब गैस पास की जाए इसमें से, इसका जो ऑरेंज कलर है, इसका जो ऑरेंज कलर है K2Cr27 का, ये ग्रीन में तब्दील हो जाए, ये ग्रीन में तब्दील हो जाए, इसकी रिडक्शन हो जाए, क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाए, क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे केस में मतलब कलर चेंज हुआ है, यहां पर कलर चेंज हुआ। इस कलर चेंज से हम बोल पाएंगे कि जो गैस होगी CO2 SO2 में से SO2 गैस होगी, जहां सल्फर +4 से सल्फर +6 तक गया होगा। मतलब ये जो SO2 है इसने सल्फेट बनाया होगा, इसने सल्फेट बनाया होगा। यहां सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्रोमियम रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो रिडॉक्स हुई है, जिस वजह से कलर चेंज हुआ है। अब आप कहेंगे सर यहां रिडॉक्स क्यों नहीं हुई? अरे कार्बन की खोपड़ी में ऑलरेडी +4 चार्ज है, जो कि मैक्सिमम चार्ज है, जो कि मैक्सिमम चार्ज है, तो कार्बन +5 +6 यहां तक जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, मैक्सिमम चार्ज ऑलरेडी है। तो K2Cr27 से ट्रीट करते हुए इस प्रकार से हम कंफर्म कर लेंगे गैस कौन सी है। दोनों ने अगर
मिल्कीनेस यहां देखिए बनाई है, दोनों ने ही यहां देखिए व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाया है CaSO3 या CaCO3। तो कंफर्म कैसे करेंगे गैस कौन सी? कंफर्म ऐसे करेंगे, ऐसे कर लें कंफर्म। कुछ नहीं हुआ तो गैस CO2 हो गई, कुछ हलचल हुई है, कलर चेंज हुआ है तो गैस कौन सी होगी? SO2 होगी। चलें आगे। इसके यूजेस क्या हैं? क्या यूजेस हैं इसके COH ट्वाइस के? क्या लगता है? पॉइंट नंबर 1, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। मोर्टार क्या है? मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जैसे ओंखली होती है, ओंखली नहीं होती घर में, जिसको मारेंगे पीटेंगे कुछ भी नहीं होगा, है ना, हो सकता छोटे मोटे बॉम्ब का भी असर ना हो उसके ऊपर। तो मोर्टार जो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, ठीक है ना, जैसे ओंखली होती है, और इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम में लाया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन फाइट वॉश। बैक्टीरिया को किल करता है, COH ट्वाइस जो है बैक्टीरिया को किल करता है। ये डिसइंफेक्टेंट, इसलिए व्हाइट वॉश में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ग्लास मेकिंग में, लेदर इंडस्ट्री में, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके काफी सारे यूजेस हैं, जल्दी से आप देख लो, जल्दी से नोट कर लो। रिवाइज करना चाहते हो तो देख लो। मोर्टार को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एक बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है ना, मजबूती मिलती है बिल्डिंग की दीवारों को। ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर, बैक्टीरिया किल करता है तो इसको व्हाइट वॉश में मिला दिया जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, ग्लास बनाने में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है टेनिंग, और इसको लेदर इंडस्ट्री में भी यार इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आप देख ही चुके हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, हाँ, शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी CaOH ट्वाइस को इस्तेमाल में लाते हैं। ये तमाम यूजेस आप याद कर लेंगे, याद करने वाला काम है, अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे याद। अब हम बात कर रहे होंगे क्विक लाइम की। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। किसको क्विक लाइम बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। इट इज व्हाइट अमोर्फस सोलिड। ये अमोर्फस सोलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 2870 केल्विन है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 2870 केल्विन, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। When it is exposed to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. जब इसको यार एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, खुला रख देंगे, तो मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। खास बात क्या है? CaO की ये पानी में इसको अगर रख देंगे तो सॉल्यूशन बना लेगा, और मॉइस्चर में खुला छोड़ देंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस ये बना देगा। एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, तो CaOH ट्वाइस बना लेगा ये। CO2 गैस हो भैया, CO2 एसिडिक है, ये बेसिक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा ये। CaCO3 एसिड बेस रिएक्शन होने से ये बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम। जो लाइम का जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, इसको तोड़ देता है पानी। CaO में अगर आप पानी डालोगे तो पानी इसको तोड़ देता है। लंप का मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसका जो गुच्छा है उसको क्या कर देगा? H2O तोड़ देगा। CaO का जो बड़ा हिस्सा है उसको पानी तोड़ देगा, तोड़ देगा तो क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस बना देगा। मतलब देखना, ये ऐसे मान लेते CaO है, इसमें आपने पानी डाल दिया तो इस प्रकार से डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। हाँ भैया, इसे स्लेक्ड लाइम बन रहा है, इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। पानी डालोगे इसमें, इसका जो लंप है, जो गुच्छा है, इस प्रकार से देखना घुलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। बताइए, ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर ये वाली बात आपको क्लियर हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये जो CaO है ये बेसिक है, CaO बेसिक है। इसमें अगर आप डालते हैं CO2, क्या बनेगा ये तो आप जान ही गए हैं। सिमिलर मैनर में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें अगर SO2 डाल देंगे तो क्या बनेगा?
आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें SiO2 डाल देंगे तो क्या बनेगा, SiO2 डाल देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें SiO2 डाल दें क्या होगा, आपको आंसर करना है। इसमें अगर हम P4O10 डाल दें तो क्या होगा। ये सभी एसिडिक चीजें हैं जो CaO बेसिक के अंदर डाली गई हैं, ये सभी एसिडिक हैं, इस बेसिक के अंदर हमने डाली है। दिमाग लगाएं और बताएं क्या प्रोडक्ट बन रहे होंगे एसिड बेस रिएक्शन से। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ इस बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी है। तो देखना क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा, CaSO3 बन जाएगा, यहां क्या बनेगा CaSiO3 बन जाएगा इस केस में, और CaO P4O10 के साथ अगर रिएक्ट हो जाए तो इस केस में Ca2 प्लस और O2 माइनस इसके साथ अगर रिएक्ट होगा तो फॉस्फेट बनेगा। O2 माइनस इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, फॉस्फेट बनेगा, और ये कंबाइन हो जाए कैल्शियम 2 प्लस PO4 3 माइनस कंबाइन हो जाए तो Ca3 आएगा ना इस तरफ, Ca3 PO4 ट्वाइस, उस तरफ 2 जाएगा PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा होगा Ca3 PO4 ट्वाइस। अरे क्रिस क्रॉस रूल से देख लो, यहाँ 3 माइनस चार्ज है तो 3 आ गया, यहाँ 2 प्लस चार्ज तो 2 आ गया, तो यही तो बनेगा। मैंने क्या बताया, P4O10 पर O2 माइनस का अटैक हो तो टूट जाएगा, तो फॉस्फेट आयन, मुझे लगता है एक स्टेबल आयन है फॉस्फोरस का, यही बन रहा होगा। ठीक है, ये बन रहा होगा, तो कैल्शियम 2 प्लस के साथ ये फॉस्फेट आयन कैसा कंपाउंड बनाएगा, Ca3 PO4 ट्वाइस, ऐसा कंपाउंड बनाएगा। आई होप आपने सब कुछ याद कर लिया होगा। यूजेस में पहला यूज है, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का ये रॉ मटेरियल है, पहला यूज आपने नोट कर लिया होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, हाँ ये भी CaOH ट्वाइस की तरह बिल्डिंग मटेरियल है। इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अगर आप टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करना चाहते हैं तो वहां कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में तब्दील करते हुए, इनसोल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हुए अलग किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कोस्टिक सोडा, कोस्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट आप बनाना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ के लिए, है ना, बहुत सारे डाई बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, याद करने वाला काम है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, कोई याद ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर इसी में से ही बनेगा, यूजेस ही आएंगे पूरे पेपर में। थोड़ा बहुत याद कर लें, याद हो जाए अच्छी बात, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है। एक बार देख लिया है तो याद हो ही जाना है, पेपर में देखकर याद आ ही जाएगा आपको। कैल्शियम कार्बोनेट, अगला जो कंपाउंड हम लोग आज याद करने वाले हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 को कैसे बनाएंगे, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे इस प्रकार से, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर और बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू CaCl2। क्या समझ आया? दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। CO2 गैस को CaOH ट्वाइस से पास कर दें, लाइम वाटर से CO2 गैस को अगर पास कर दिया जाए तो ऐसे केस में हम बना रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहे होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे होंगे। CaCO3 बनता है और H2 बनता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको बनाने का एक तरीका ये भी होता है, CaCl2 में Na2CO3 का सॉल्यूशन डाल दें, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन डाल दें, Na2CO3 का सॉल्यूशन डाल दें, तो इससे भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। Ca2 प्लस आयन CO3 2 माइनस आयंस के साथ अगर कंबाइन हो जाएं तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होगा। Ca2 प्लस आयन CO3 2 माइनस के साथ कंबाइन हो जाएं तो CaCO3 बन जाएगा, और Na प्लस Cl माइनस, ये क्या बना देंगे? ये NaCl बना देंगे, Na प्लस Cl माइनस ये NaCl बना देंगे। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl मिल जाएगा।
हाँ, हमें यही तो प्रिपेयर करना था, हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ही तो प्रिपेयर करना था। ये हमने प्रिपेयर कर ही दिया है, नो टेंशन। इनसोल्युबल होगा, पानी में क्या होगा, ये इनसोल्युबल होगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट thus obtained is named as precipitated choke। इसको हम प्रेसिपिटेटेड चोक भी बोलते हैं, ठीक है। पानी में क्या मिलता है, ये इनसोल्युबल मिलता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आप इसको हीट करेंगे, CaCO3 को हीट कर देंगे तो भैया ये डिकम्पोज हो जाएगा। गर्म करने पर CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। अगर आप इसमें बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, बेस डालने पर कुछ नहीं होगा। बेसिक नेचर का एक खुद है, बेस डालोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इसके अंदर अगर डाल दो एसिड, जैसे HCl डाल दिया, जैसे आपने HCl डाल दिया, जैसे आपने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया, फिर ये मस्ती के साथ घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा, देखना। ये हमारे पास Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, ये आयंस है। और यहां से आयंस कौन से मिलते हैं, H प्लस Cl माइनस। यहां से ये आयंस मिलते हैं H प्लस Cl माइनस। H प्लस CO3 2 माइनस के साथ कंबाइन हो जाए H2CO3 बन जाए, और Cl माइनस Ca2 प्लस के साथ कंबाइन हो जाए CaCl2 बन जाए। CaCl2 बन गया, और H प्लस इसके साथ कंबाइन हुआ तो H2CO3 बना। ये अनस्टेबल है, टूट जाएगा H2O में और CO2 में। यहां देखिए Ca2 प्लस SO4 2 माइनस क्या बन रहा होगा, CaSO4 बन रहा होगा। यहां से H प्लस CO3 2 माइनस H2CO3 बनाएंगे, और ये टूट जाए H2O प्लस CO2 बन रहा होगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड डालकर तोड़ा जा सकता है। इसको हम एसिड डालकर तोड़ सकते हैं, बेस डालने से कुछ नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं आई। एक और बात बता दूं आपको, एक बात रह गई पीछे, CaO से रिलेटेड, क्विक लाइम से रिलेटेड एक बात सुन लो आप। यहां पर बड़े मुद्दे की बात है। CaO को NaOH के साथ अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड तोड़ने के लिए काम में आएगा। तोड़ने का मतलब इससे CO2 भगाने के लिए काम में आएगा। CaO को NaOH के साथ लिया जाए और गर्म कर दिया जाए, इस मिक्सचर को गर्म कर दिया जाए। इसको सोडा लाइम बोलते हैं, इस मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। पहली बात तो ये सुन लो, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम डालकर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर गर्म कर दिया जाए तो सोडा लाइम की खासियत ये होती है कि वहां से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, है ना। CO2 भाग जाएगा यहां से और एल्केन मिल जाएगा। ये एल्केन की प्रिपरेशन होती है। CO2 गैस देखना यहां से रिमूव हो गई है। कैसा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कैसा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सोडा लाइम आप डाल दोगे। देखो यहां हमने सोडा लाइम डाल दिया है। सोडा लाइम अगर हम डाल देंगे, सोडा लाइम डालकर अगर गर्म कर देंगे तो यहां से CO2 भाग जाएगा, CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी और ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें। जल्दी से नोट कर लो। तो इस प्रकार से हमने देख लिया सोडा लाइम क्या है, और क्विक लाइम में CO2 डालेंगे क्या होगा, स्लेक्ड लाइम में CO2 डालेंगे क्या होगा, CaCl2 में Na2CO3 डालेंगे क्या होगा, CaCO3 को गर्म करेंगे क्या होगा, एसिड डालने पर क्या होगा। एसिड HCl हो, H2SO4 हो, दोनों ही केस हमने यहां पर जान लिए हैं। तो काफी सारी रिएक्शंस हमने देख ली है। तो लास्ट में अब वक्त हो गया है कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस को जानने का। ये होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस, जल्दी से देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेटेड चोक है, इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। इसको टूथपेस्ट में इस्तेमाल में लाया जाता है। काफी सारे फेस पाउडर्स बनते हैं। मेडिसिन फॉर इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के लिए मेडिसिन बनती है इसकी। एडेसिव्स के अंदर भी इस्तेमाल में लाया जाता है, कॉस्मेटिक के अंदर भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। काफी सारी जगह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो टूथपेस्ट बनते हैं, फेस पाउडर्स में इस्तेमाल में लाया जाता है, इनडाइजेशन की मेडिसिन बनती है, एडेसिव बनते हैं, कॉस्मेटिक में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। चोक इज यूज्ड इन पेंट्स।
पेंट्स और डिस्टेम्पर्स में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। तो काफी सारे यूजेस हैं इसके। एज ए चौक तो इसको इस्तेमाल में लाते ही हैं, इसके अलावा काफी सारे और यूजेस इसके आपके सामने हैं। जल्दी से नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद होगा तो आप मार्क कर पाएंगे करेक्ट ऑप्शन को। तो यहां तक हमने यार कैल्शियम कार्बोनेट की सारी बातें जान ली है, प्रिपरेशन जान ली है, प्रॉपर्टीज को हमने जान लिया है और लास्ट में यूजेस की भी बात कर ली है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस। इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में ये सब कुछ जान लिया। इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में इतना जान लिया है। नेक्स्ट सेशन में जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे होंगे। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ सीमेंट को भी हम जान लेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट सेशन विल बी लास्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यार शानदार अंदाज में, धुआंधार अंदाज में अपनी इस कहानी को यहां तक बढ़ा लिया है, ठीक है। कहानी कंप्लीट होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए खूब सारी मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, टाइम पर रिवाइज भी करो। जितना अभी तक कंप्लीट हो गया सारा रिवाइज कर लो यार। हाँ, एक शॉट में सारा रिवाइज कर लो, जितना कंप्लीट हो पाए चैप्टर आपको उस दिन यार स्टार्टिंग से लेकर वहां तक पूरा रिवाइज करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत बनाना चाहते हो तो, ठीक है। हम मेरी बातें मानेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी, और मेरी बातें अगर आप नहीं मान रहे होंगे, अपने ही चलाएंगे, तो भैया फिर तो वैसा ही हाल होगा जैसा अभी तक है, ठीक है। अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जान रहे हों और इसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी बात मान सकते हो, चला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो फिर तो यार मेरे स्टेप्स पर आप चलेंगे तो नहीं फंसेंगे। हाँ, केमिस्ट्री में नहीं फंसेंगे, पक्की बात है। तो चलें फिर इन्हीं ज्ञान की कुछ बातों के साथ विदाई का वक्त हो गया। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।